हे गाइस, वेलकम बैक टू पॉली स्टडी। सो गाइस, आज हम बहुत दिनों के बाद आपकी वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं फिफ्थ सेमेस्टर की बात करूँ तो फिफ्थ सेमेस्टर मैकेनिकल वाले जितने भी स्टूडेंट हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ फ़िलहाल इस वीडियो में। जैसा कि आपको सबसे पहले दिख रहा होगा मशीन डिजाइनिंग, ठीक है। तो मशीन डिजाइन एक आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। और एक सब्जेक्ट है आपका टॉम, जिसे हम थ्योरी ऑफ मशीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थ्योरी ऑफ मशीन की जितने भी लेक्चर हैं वो मैं ऑलरेडी अपलोड हैं, क्योंकि मैंने पिछली साल मतलब पिछली ईयर वाले जितने भी स्टूडेंट थे तो उनके लिए मैंने थ्योरी ऑफ मशीन को पूरा कंप्लीट किया था। तो वहाँ से जब उन बच्चों ने पूरा कंप्लीट किया था तो उनका बहुत अच्छा स्कोर रहा था और बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं, ठीक है। उसमें बस आपको मुझे एक चीज़ तैयार करानी है, जितना भी पिछले ईयर का जो पेपर है उनके जो क्वेश्चंस हैं, 2-4 क्वेश्चंस जो नए पूछे गए थे उनको आपको रिपीट कराना है। तो थ्योरी ऑफ मशीन की केवल मैं आपको एक वीडियो बनाकर मैं अच्छे से आपको समझा दूंगा एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। यहाँ पर अब आप जानेंगे कि यहाँ पर थ्योरी ऑफ मशीन जैसे कि बात कर रहा हूँ मैं, तो इसके लेक्चर आपको मिलेंगे कहाँ। सबसे पहले आप हमारे चैनल पर आओ। आने के बाद वहाँ पर एक ऑप्शन होता है प्लेलिस्ट, वहाँ पर जाएं। तो वहाँ पर मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट बना रखी हैं, तो वहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं थ्योरी ऑफ मशीन लेक्चर, ठीक है, कि जितनी भी हैं, ठीक है। वहाँ पर आ जाएंगे, वहाँ पर आपको ऑलरेडी थ्योरी ऑफ मशीन के लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक। अब बात करते हैं मशीन डिजाइनिंग की। तो मशीन डिजाइनिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। और ये जो सिलेबस है आपका, आपका जो आधार है वो किस सिलेबस पर आधार है, ठीक है। वो है आपका NSQF पर आधारित है, न्यू सिलेबस है, और इसी के आधार पर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला चैप्टर आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन का, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर इंट्रोडक्शन वाला पहला चैप्टर हमको पढ़ना है, और आज इस वीडियो में हम पहले चैप्टर की कुछ भाग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका डिज़ाइन ऑफ फेलियर, ठीक है, अभिकल्पन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं डिजाइन, डिजाइन को ही हम हिंदी में बोलते हैं अभिकल्पन की असफलता, ठीक है, हिंदी में नाम है इसका। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट आपका चैप्टर नेम है साफ्ट का अभिकल्पन, मतलब डिज़ाइन ऑफ साफ्ट। नेक्स्ट है चैप्टर आपका कुंजी का डिज़ाइन, डिज़ाइन ऑफ की। नेक्स्ट चैप्टर आपका डिज़ाइन ऑफ जॉइंट, ठीक है। उससे आगे नेक्स्ट चैप्टर आपका है डिज़ाइन ऑफ फ्लैंज कपलिंग, कि आप फ्लैंज कपलिंग का डिज़ाइन किस तरीके से करोगे। उससे आगे नेक्स्ट है डिज़ाइन ऑफ स्क्रूड जॉइंट, ठीक है। तो इस बार इन्होंने क्या किया है, आपके जो चैप्टर हैं, ठीक है, क्योंकि बदलाव तो इन्होंने किया है, इसमें चेंजेस है आपके सिलेबस में, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सरल सरल जो चैप्टर हैं वो इस बार इन्होंने रखे हैं। तो इनमें क्या है, आपकी कुछ डेरिवेशंस हैं और ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स हैं। पहले चैप्टर में न्यूमेरिकल्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें इंट्रोडक्शन है, केवल किस तरीका का डिजाइन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ से पहले चैप्टर से लगभग 5 से 10 नंबर के बीच में पूछ लिया जाता है पहले चैप्टर से, ठीक है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं आपका पहला चैप्टर। पहले चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे सीधे यहाँ पर टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम का जो नंबर है उसको आप नोट कर सकते हैं। तो वहाँ पर टेलीग्राम पर मेरा नंबर है, उसे नोट कर लो एक बार, 821, ठीक है, 831 ये मेरा नंबर है टेलीग्राम का। तो वहाँ पर आप मुझे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर, ठीक है। सभी स्टूडेंट जुड़ें, और मैंने आपका एक टेलीग्राम पर ही चैनल बना रखा है, तो वहाँ पर जुड़ें। वहाँ पर क्या होता है, आपको PDF मिल जाया करेंगे जिसकी आप मांगोगे, ठीक है। ठीक, ओके। और सभी की PDF मैं आपको प्रोवाइड दिया करूँगा। और यहाँ पर जैसे कि मैं बात करूँ आपकी जितनी भी बुक वगैरह हैं जिस पर नहीं है, तो बुक की भी मैं PDF वहाँ पर गिरवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला आपका टॉपिक है डिज़ाइन। सबसे पहले डिज़ाइन की बात करते हैं, डिज़ाइन होती क्या है। तो यहाँ पर डिज़ाइन का अर्थ, सीधी सी मेन बात है कि कोई भी इंसान है, उसकी जितनी भी नीड है उसको संतुष्ट करने के लिए हम क्या बनाते हैं, एक पॉलिसी बनाते हैं, मतलब एक नीति बनाते हैं सबसे पहले किसी भी काम को करने के लिए। मतलब कि अब आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हो, ठीक है। जब आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हो, किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे तो वहाँ पर किसी भी चीज़ की, किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी डिज़ाइन बनाना आवश्यक होता है। तो हम उस डिज़ाइन को बना क्यों रहे हैं, तो हमारा क्या तात्पर्य है उस डिज़ाइन को बनाने का। तो सीधी सी मेन बात है, हम इंसान की जितनी भी आवश्यकता है उनको संतुष्ट करने के लिए एक पॉलिसी का निर्माण करते हैं, उसको ही हम डिज़ाइन कह सकते हैं। अब बात करते हैं मशीन डिज़ाइन, क्योंकि मशीन का डिज़ाइन करना है वो क्या चीज़ होती है।
नेक्स्ट टॉपिक है आपका मशीन डिज़ाइन को करते समय बहुत सारे विषय, जैसे आपका फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ड्राइंग हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, मॉस मतलब जिसे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड कहते हैं, सॉम सॉलिड ऑफ मैकेनिक्स कहते हैं, टॉम आप पढ़ ही रहे हो, थ्योरी ऑफ मशीन, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी आपने पढ़ा होगा। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उन्हीं के सिद्धांतों का भी प्रयोग किया जाता है मशीन डिज़ाइन में, ठीक है। और जैसे कि हम परिभाषा को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे वो देखो, पुराने विचार जितने भी पुराने आइडिया हैं, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, उनसे ही हम हमारे दिमाग में पुराने आइडिया से ही हमारे नए दिमाग में कुछ विचार आते हैं, जिसे हम डेवलपमेंट डिज़ाइन कह सकते हैं, डेवलप करी, जैसे कि अपडेट किया है वर्जन, ठीक है। तो नया विचार अपने मस्तिष्क में उत्पन्न करके तथा एक ऐसी आकृति को तैयार करना जिससे मानव की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, मशीन डिजाइनिंग कहलाता है। अब टाइप्स ऑफ मशीन डिजाइन, मशीन डिजाइन के प्रकार, जैसे कि सबसे पहला है एडेप्टिव डिजाइन, ठीक है। तो इसमें हम पहले से तैयार की गई डिजाइन का नवीनीकरण मतलब अपडेट करके उसे मानव उपयोगी बनाते हैं। फिर नेक्स्ट है नेक्स्ट है डिज़ाइन किए गए तथा न किए गए उत्पादों की तुलना कैसे करेंगे। जैसे कि आपने एक डिज़ाइन किया हुआ प्रोडक्ट रखा है और एक विदाउट डिज़ाइन वाला प्रोडक्ट है, उन दोनों की आपस में तुलना करनी है। तो दोनों उत्पादों की तुलना के कुछ पॉइंट हैं, इनको नोट करना है आपको। जैसे कि पहला पॉइंट है आपका, डिज़ाइन किया गया उत्पाद अधिक भरोसेमंद एवं टिकाऊ होता है, ठीक है। डिज़ाइन किया गया उत्पाद मानकों के अनुरूप होगा। डिज़ाइन किए गए उत्पाद में जटिलता तथा अचानक बदलाव नहीं होंगे, जिससे कि जोड़ों पर प्रतिबल की एकत्र होने की समस्या नहीं होती है। नंबर नेक्स्ट है आपका, डिज़ाइन किए गए उत्पाद देखने में सुंदर होंगे। और नेक्स्ट है, डिज़ाइन किए गए उत्पाद में स्नेहन आदि की उचित व्यवस्था होगी, ठीक है। और विदाउट आपका डिज़ाइन होगा तो उसमें स्नेहन वगैरह इन सब चीज़ की उचित व्यवस्था नहीं रहती है, ठीक है ना, और वो इतने देखने में भी सुंदर नहीं होते हैं। नेक्स्ट है प्रतिबल, प्रतिबल किसे कहते हैं, ठीक है। तो आपने थ्योरी ऑफ मशीन में भी शायद ये चैप्टर पढ़ा हो। चैप्टर क्या, टॉपिक, किसी अवयव के इकाई क्षेत्रफल, ठीक है, पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिरोधी बल को प्रतिबल तीव्रता कहते हैं, ठीक है। जैसे रो बराबर एफ अपॉन ए इसका एक फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है आपका, और इसका जो मात्रक है वो होगा न्यूटन प्रति एम का स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन प्रति एम स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका ये दोनों चीज़ नोट कर लेना। अब देखो नेक्स्ट है टाइप ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, तीव्रता के प्रकार, सॉरी प्रतिबल के प्रकार। नेक्स्ट टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस, जब किसी वस्तु को दबाया जाता है तथा जब वस्तु को खींचा जाता है तो वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल को तनाव एवं संपीड़न कहते हैं। सपोज मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूँ, जैसे कि आपका एक कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से आपका एक कोई प्रोडक्ट है, इस तरीके से, तो आप एक फोर्स इधर लगा रहे हो, एक फोर्स इधर लगा रहे हो, दोनों ओर आपने फोर्स लगाया, तो ये वस्तु क्या होगी, खिंचाव पैदा होगा इनमें, ठीक है। यहाँ कंप्रेसिव, हम उसको बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, आपने एक वस्तु यहाँ पर ये ली और एक हिस्से में यहाँ से इधर की ओर दबाया, एक हिस्से में यहाँ से दोनों ओर को बल लगाया, इसमें बल इधर की ओर लग रहा था, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। अब यहाँ पर एक ही और डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में लगाते हैं, तो ये क्या होगा, प्रोडक्ट कुछ दबने लगेगा। तो जब दबने लगेगा कुछ एज इस प्रकार का आकार मतलब कम हो जाएगा उसका, ठीक है, शेप, तो हम उसको क्या कहेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। अब है नेक्स्ट डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस, जब किसी बीम पर बाहर से अनुप्रस्थ भार कार्य करता है तो बीम का बेंड झुकाव होता है, जिसके विरोध स्वरूप पदार्थ के अंदर से उपजे प्रतिबल नमन प्रतिबल कहलाते हैं। बेंडिंग स्ट्रेस को भी मैं अभी समझाऊंगा आपको, ठीक है, एक बार और इसको आगे टॉपिक को अब जैसे कि यहाँ पर है और जब उत्केंद्रित भार, ठीक है, उत्केंद्रित भार एंड यहाँ पर क्रिया करता है तो अवयव में नमन प्रतिबल के साथ साथ तनाव तथा संपीड़न के प्रतिबल भी उपजते हैं, मतलब होते हैं, जिन्हें सीधे प्रतिबल कहते हैं, ठीक है। इसेंट्रिक लोड आप आगे पढ़ोगे तो वहाँ पर इसेंट्रिक लोड को समझोगे, उत्केंद्रित भार क्या होता है। तो यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ इसको, टॉपिक को, तो यहाँ पर जिस तरीके से आपका एक बीम है, ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पर जब आप इसमें यहाँ पर बल लगाओगे तो ये एक बेंडिंग मोमेंट मतलब बेंडिंग में झुक जाएगा, तो इसको हम कहते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है शियर और टेंजेंटल स्ट्रेस, ठीक है, स्पर्शी और कोणीय प्रतिबल, यदि किसी पिंड पर कर्तन भार कार्य करता है तो उसमें उत्पन्न हुए प्रतिबल कर्तन या स्पर्श बल कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर मैं समझाने की बात करूँ कि ये कह रहा है कि यदि किसी पिंड पर कर्तन भार
कार्य करता है तो उसमें उत्पन्न हुए प्रतिबल कर्तन या स्पर्शीय बल कहलाते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है आपका विकृति मतलब स्ट्रेन। तो यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो बाह्य बलों के प्रभाव में पिंड का विरूपण होता है और उससे आकार में परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन की माप को ही स्ट्रेन कहते हैं। स्ट्रेन को हम ई से स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं डेल एल अपॉन एल। जैसे कि यहाँ पर आकार में परिवर्तन और प्रारंभिक आकार, इसको मैं आगे समझाऊंगा ठीक है। तो यहाँ पर ये भी तीन प्रकार के होते हैं, जैसे कि अनुदैर्ध्य विकृति, ठीक है। तो माना किसी छड़ की लंबाई एल है, ठीक है, एफ इस पे एक फोर्स लगाया जाता है दोनों ओर, तो यहाँ पर उसमें कुछ चेंजेस होगा। जैसे कि मैंने पीछे बताया था आपको, यहाँ पर जैसे कि अनुदैर्ध्य यहाँ पर ये हो गई, और एक मैंने पीछे अभी आपको समझाया था टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। तो उसी तरीके का यहाँ पर है ये। जैसे कि यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा अच्छे से, यहाँ नहीं दिख रहा है तो इस तरीके से समझो, ये एक कोई आपका प्रोडक्ट है या एक आपका पिंड है। इस तरीके से आपने यहाँ पर फोर्स लिया लगाया दोनों ओर, जब ये फोर्स लगेगा तो खिंचाव होगा, खिंचाव होकर यहाँ तक पहुँच सकता है ये, ठीक है, इस तरीके से। तो ये इसकी लंबाई एल है, तो यहाँ पर इसकी लंबाई बढ़ी तो हम इसको डेल एल मतलब मान सकते हैं, ठीक है, डेल एल। ओके, समझ में आया। यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं ई बराबर डेल एल अपॉन एल, ठीक। अनुदैर्ध्य विकृति हम इसको कहते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है कर्तन या कोणीय विकृति। तो यहाँ पर एक घन है ए बी सी डी, इस तरीके का आपको दिख रहा होगा ए बी सी डी, ये घन है आपका, ठीक है, इस तरीके से। तो जिसकी भुजा एल है, ठीक है, इसकी भुजा एल है, ठीक है। जब इसके निचले तल में बद्ध करके, मतलब इसको हम फिक्स कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इस तरीके से फिक्स है ये। ऊपरी तल पर एक स्पर्शीय एफ बल लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पर ऊपर तल में एक एफ बल यहाँ लगाते हैं, ठीक है। तो घन की नई स्थिति यहाँ पर क्या होगी, जब हम इधर की ओर बल लगाएंगे, इस तरीके से रखा है तो ये इधर की ओर खिसकेगा क्योंकि नीचे फिक्स है। तो यहाँ पर एक नई स्थिति बनेगी, ए डैश और बी डैश हम इसको मान सकते हैं, ठीक है। तो इस स्पर्शीय तथा कर्तन बल के कारण घन की घन प्रतिबल तथा कर्तन विकृति उत्पन्न होती है। यहाँ पर जिस तरीके से ये आपके कोण बनेंगे इस तरीके से। ओके, तो नेक्स्ट, तो यहाँ पर अब आप इसका फॉर्मूला देखो, कर्तन विकृति ई एस, ठीक है, सरफिक्स में एस है, बी बी डैश और अपॉन बी सी या ए डैश अपॉन ए डी। तो हम इसको इजिकल टू मान सकते हैं tan फाई के बराबर। नेक्स्ट है आयतन विकृति मतलब वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होती है। चित्र के अनुसार किसी ठोस पर यदि दिशाओं से कुछ बल लगाया जाए तो उसके आयतन में कुछ परिवर्तन हो जाएगा। यदि यह परिवर्तन डेल बी है तथा प्रारंभिक आयतन वी है, तब ई वी बराबर मतलब आयतन विकृति बराबर डेल बी अपॉन बी ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक यहाँ पर प्रोडक्ट दिख रहा होगा, इस आकृति का है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ आपने आपको अलग अलग दिशाओं में बल लगाया, ठीक है, आपने जैसे ऊपर नीचे यहाँ भी लगाया, इस दिशा में भी बल लगाया, इस दिशा में भी बल लगाया। तो यहाँ पर क्या होगा, उसके वॉल्यूम में परिवर्तन हो जाएगा तो उसको ही हम आयतन विकृति कहते हैं, डेल वी अपॉन बी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा, ठीक है, इसको नोट कर लेना और मैं आपको इसको समझाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, किसी मशीनिंग अंग, ठीक है, किसी भी मशीन का कोई भी पार्ट है उसके द्वारा किसी स्थायी विरूपण के बिना, ठीक है, कोई भी स्थायी विरूपण के बिना सहन किए गए अंतिम प्रतिबल, मतलब जो भी अल्टीमेट लोड होगा, ठीक है, अल्टीमेट लोड होगा और वर्किंग स्ट्रेस का अनुपात ही, ठीक है, सुरक्षा गुणांक कह सकते हैं हम उसे। सुरक्षा गुणांक का अनुचित उपयोग कुछ दशाओं में पदार्थ की अनावश्यक जो नीडलेस मटेरियल होता है उसमें तथा अन्य दशाओं में भौतिकी, ठीक है, भौतिक या कार्यात्मक असफलता मतलब फेलियर का परिणाम हो सकता है। तो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी को किससे प्रदर्शित करते हैं, एस को एफ एस से प्रदर्शित करते हैं, सरफिक्स में एस लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो इसको हम इसका फॉर्मूला बनेगा अंतिम प्रतिबल अल्टीमेट स्ट्रेस, ठीक है, अपॉन वर्किंग स्ट्रेस, ठीक है, इसका ये एक फॉर्मूला है, आप इसको याद करो। ओके, ये जो फॉर्मूला है आगे आपके क्वेश्चंस में लगेगा, ठीक।
तो इसका मान डिज़ाइनर के अनुभव तथा कार्यकारी परिस्थितियों के आधार पर तय किया जाता है। सामान्यतः इसका मान 4 से 5 रखा जाता है। ओके, समझ में आ गया आपको? सो गाइज़, आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में आप इसके बचे हुए जितने भी टॉपिक हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे, ठीक है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और जो भी आपका ओपिनियन है और जो भी आपकी क्वेरी हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? थैंक यू।